ब्लैक मैजिक करने का तरीका क्या है? बालों का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है, उल्लू का खून। काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है। काले का जो तोड़ है वो काले से ही होता है। ये इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है ये है क्या? ईटिंग न्यूबॉर्न बेबीज, ईटिंग रॉ मीट। अब क्यों ये कर रहे थे? गलाजत है, नापाकी है, इसे होगा क्या? शैतान खुश होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी 16-17 हजार साल पहले की है। जादू वो है जो कंगना रनौत ने अध्यान सुमन के ऊपर करवाया था। ये जो सुपर नेचुरल चीजें हैं सबसे ज्यादा ताकतवर किस टाइम पे होती हैं? रात के 3 बजे। इसको कहते हैं द डेविल्स आवर। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी बुरारी डेथ, उसके अंदर 11 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, तो वो क्या था? ईजा बोर्ड इज वेरी डेंजरस। वो आपको धोखा देता है। मैंने तो सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी बड़ा काला जादू किया है। इंडिया, बॉलीवुड कौन नहीं करता? जो काला जादू है उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म है वो कौन सी है? यहूदियों का जादू सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अस्सलाम वालेकुम नीरज। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी जर्नी शुरू कहाँ से की? क्या ऐसा हुआ कि आप इस सब के अंदर आ गए? जर्नी की अगर मैं बात करूं तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, 7 years old। और बचपन में ही कुछ इस तरह के मामलात मेरे साथ हुए जिसमें अक्सर औकात रात को चीख मार के उठ जाना और कुछ इस तरह के अपैरिशंस, शैडोज़ वगैरह देखना जो कि आके डिस्टर्ब करते थे। और उस टाइम के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ का तजस्सुस रहता था कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, कैसे है, इसकी हकीकत क्या है। और उसी सिलसिले में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब वो सारी चीज़ें मैंने अपने साथ होती हुई देखी और एक्सपीरियंस की ऑन अ वेरी लार्ज स्केल से मुराद के बचपन में ही? बचपन में ही, क्योंकि अक्सर ये होता था कि कभी शैडोज़ नज़र आते थे और घर वाले जो थे वो मानते नहीं थे। उनको यही लगता था कि शायद मैं स्टोरीज़ बना रहा हूँ या आई एम लाइंग, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। पर जब उन्होंने किसी से पता करवाया कि इसके साथ मसला क्या है, तो उन्होंने फिर वो सारा खुलासा जो था वो समराइज़ करके उन्होंने मेरे घर वालों को बताया कि जो ये कह रहा है ये ठीक कह रहा है। चीज़ें किस तरह की दिखती थीं, जैसे फॉर एग्जांपल ख्वाब में कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें देख के एकदम से चीख मार के उठ जाना। कितने और साल के थे आप? आई थिंक आई वाज़ इन ग्रेड 1 और 2। मसला क्या था? मसला ये था कि ऑब्वियसली जो घर का बड़ा बेटा होता है उसका खून जो है वो हल्का होता है और ठीक है। उसको कहते हैं कि वो पलेठी का है। पलेठी मीन्स के उसको नज़र भी ज़्यादा जल्दी लगती है और हवाई चीज़ें और बाकी जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। वैलिडेशन क्या मिली कि कोई काला जादू है, क्या यस, है, नजर लगी हुई वैलिडेशन ये है? मिली कि इस बच्चे के ऊपर जो है वो नज़र है काफ़ी ज़्यादा। और किसकी? नज़र बद जो है वो ऑब्वियसली अपनों की ही होती है, क्योंकि जो भी हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, कीना होता है, वो स्टार्ट ही इंटरनल साइड से शुरू होता है। और मकसद सिर्फ यही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली शैतान ने जो है वो अपना काम किसी ना किसी के थ्रू जो है वो करना ही करना है। तो आपने इस सब का हल क्या निकाला? इस सब का हल ये निकला कि मेरी अम्मी जो थी वो मुझे किसी कारी साहब के पास लेके गईं और कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें जो थी वो रुक गई थी। लेकिन एज के साथ साथ जैसे जैसे मैं मेरी एज आगे बढ़ती जा रही थी तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी। तबीयत से मुराद पेट का इशू और कंधे भारी रहना, तबीयत अकेला अकेला फ़ील करना, उदासी, ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी वक्त के साथ साथ। और एक टाइम ऐसा आया जब आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम नॉट फिटिंग इनटू दिस वर्ल्ड। कि मतलब ख़ुदकुशी नहीं, लेकिन मैं अल्लाह ताला से यही कहता था कि मैं इस दुनिया में जो हूँ वो फिट इन नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें, आप मुझे प्लीज़ अपने पास बुला लें। अब आई न्यू के सुसाइड जो है वो इट इज़ वेरी नॉट लाइकेबल इन इस्लाम, इट इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। तो मैं यही कहता था कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो प्लीज़ कोई ट्रक आके जो है वो गाड़ी को लग जाए ताकि मेरी इस दुनिया से जान छूट जाए और मैं उधर लेकिन चला ऐसी जाऊँ। क्या चीजें बुरी हो गई कि आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लग लाइक गए? आई बहुत एक इंटरनल फीलिंग होती है ना बंदे की, इंसान को लगता है कि यार मतलब दिल भर आया है हर हर चीज़ से। और इंसान को एक टाइम पे आके लगता है कि यार मे बी आई एम नॉट फिटिंग इनटू दिस वर्ल्ड। मुझे
चीज़ें कुछ आसपास की समझ नहीं आ रही। ये एक कैफियत होती है, एक फीलिंग होती है जो इंसान ही जो है इंटरनल जिस चीज़ से वो गुजर रहा होता है वो सिर्फ वही समझ सकता है। आपको बचपन का ऐसा कौन सा वाकया याद है जो आपके लिए सबसे बुरा रहा हो? सबसे बुरा ये रहा कि एक बार गर्मियों की छुट्टियां हुई थी हमें, और यूपीएस की बैटरी भी जो है लोड शेडिंग की वजह से वो सारी ड्रेन आउट हो गई थी। तो हम रहते थे ऊपर वाले पोर्शन में, सिंस इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है। और नीचे जो थे वो चाचू और चाची की फैमिली जो थी वो रहती थी। ऊपर का यूपीएस बंद हो गया था और ऊपर वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा गर्म होता है गर्मियों में। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा यार मैं नीचे जा रहा हूँ। तो चाची की आदत थी कि वो अक्सर लेट रात को नमाज ईशा की जो थी वो पढ़ती थी। तो जैसे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ तो मैंने बैक देखी है एक औरत की, लाल रंग का दुपट्टा पहन के वो बैठी हुई है सोफे पे। अच्छा। मैं पीछे जाके दरवाजे के छुप गया। और मैं छुपा क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं इनको डराऊंगा जब ये पूछेंगी ना मेरे से कि कौन आया आपको लगा है। आपकी चाची हैं? मुझे लगा मेरी चाची हैं। तो 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, कोई आया नहीं उस साइड पे। तो जैसे ही मैं आगे को हुआ तो वो औरत थी ही नहीं वहाँ पे। वो जो मैंने देखी वो वहाँ पर बैठी ही नहीं हुई थी। और मेरा एक रंग जाए एक रंग आए, और मैंने जब नॉक किया तो माय चाची वाज एक्चुअली स्लीपिंग। तो उन्होंने मुझे बकायदा डांटा कि यार तुमने मुझे नींद से क्यों जगाया। मैंने कहा यहाँ पे कोई बैठा हुआ था, आप बैठी हुई थी यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई थी। तो उस टाइम के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जो है वो एक तजस्सुस होता है कि यार अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मैंने अपनी फिर वो रिसर्च वगैरह जो है वो स्टार्ट की। उस सब के अंदर भी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी? यस, होती क्या? थी। वो ये होती थी कि किसी ने मुझे कहा था कि आप अल्लाह ताला का किसने कहा था? एक खातून है, नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन शी इज़ अ वेरी रिनाउंड किस्म की साइकिक, मुझे भेजा गया था वहाँ पे। अच्छा। और उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरे अपने कुछ इश्यूज़ काफ़ी ऑन अ पर्सनल स्केल चल रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, या लतीफ़ो, या हय्यू, या क़य्यूम, ये आप जाके पढ़ो और मेरे पास आप इस डेट को वापस आना। उन्होंने डेट भी बाकायदा दी थी। तो मेरी अक्सर आदत होती थी कि कोई भी इस तरह की पढ़ाई वगैरह अल्लाह का कलाम पढ़ना हो तो मैं आफ्टर 12 स्टार्ट करता था। आफ्टर 12 जब मैंने स्टार्ट किया, अब मेरी नेचर ये थी कि मैं पढ़ते पढ़ते वॉक करता था। मैं एक जगह टिक के नहीं पढ़ सकता, बेचैनी होती थी। तो मेरे रूम की एक विंडो थी जिसमें बाहर बैक साइड पे घर की प्लॉट था खाली, और एक सड़क जा रही थी खाली। ठीक है। वहाँ जैसे ही मैंने ये अल्लाह ताला के 3 नाम पढ़ना स्टार्ट किए, तो उतनी ही देर में आई सॉ अ ब्लैक स्ट्रे डॉग जो कि मेरी विंडो की तरफ देख के इट स्टार्टेड बार्किंग बहुत एग्रेसिवली। जैसे जैसे उसका भौंकना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा था तो मेरे कंधे जो थे वो भारी होते जा रहे थे। अब मैंने इग्नोर किया इस चीज़ को, क्योंकि मैंने ये इशू, कंधे भारी होने वाला इशू, पहले मैं एड्रेस कर चुका था उन खातून को कि ये चीज़ होती है मेरे साथ। तो शी वाज़ लाइक कि हाँ पावर मिलती है, ताकत मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसको इग्नोर नहीं करना, यू शुड कीप ऑन गोइंग। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब वो स्ट्रे डॉग तो गायब हो गया, चला गया। अब फजर हो गई, नमाज का टाइम हो गया। नमाज के लिए जैसे ही मैं खड़ा हुआ, सजदे में गया हूँ, और सजदे में जाके जैसे ही मैं उठा हूँ तो आपको आपकी इस आंख, अगर कोई चीज़ यहाँ से गुजरे या कोई खड़ा हो, आपको इस आंख से पता लग जाता है। मैंने देखा है इस आंख से कि एक बहुत बड़ा पैर, ग्रे और ब्लैक, ग्रेइश ब्लैक कलर का, मेरे कमरे में एंटर हुआ है। और वो जैसे ही एंटर हुआ है तो एक सेंसेशन होती है, एक माहौल होता है, एम्बियंस जो बना हुआ था। आई वॉज लाइक डेड स्टिल। ना मैं शहादत की उंगली उठा पा रहा था उस टाइम पे, ना मैं सलाम फेर पा रहा था। तो मुझे नमाज तोड़नी पड़ी, और मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को गैदर करके अपनी अम्मी के पास गया। फिर कोविड जब स्टार्ट हो रहा था, तो जब मेरी वो वाली कैफियत थी कि आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू दिस वर्ल्ड एंड आई वॉन्टेड टू गो टू द अदर साइड, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मदद मेरी की। मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो जिसने मेरी तशख़ीस की, जिसने मुझे देखा कि मेरे साथ मसला क्या चल रहा था। मुझे अभी भी याद है कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट रूम जिनसे मैं मिलने गया, तो उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिखा और मेरे नाम का अदद निकाला। तो जब उन्होंने अदद निकाला तो ऑब्वियसली हर इंसान को एक तजस्सुस होता है कि
मेरे साथ मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे बताएं किसने करवाया है, या ये चीज़ कहाँ से आई। उन्होंने कुछ भी इस तरह का नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की कि यार आपका मसला है ना, हल हो जाएगा। और वो वाकई हल हो गया। तब उस टाइम पे, उस पॉइंट पे अंदाज़ा हुआ कि ये जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, पीर शीर का काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्चुअली हेल्पिंग पीपल आउट। क्योंकि किसी के काम में हाथ डालना और किसी को ये कहना कि आप ये पढ़ लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको नहीं पता होता कि रूहानी तौर पे आपके लिए कौन सी पढ़ाई जो है वो बेहतर है। अगर आपको सूरह इखलास सूट करती है, तो आप अगर सूरह कौसर का विर्द करी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो ड्रॉबैक है वो तो आएगा। अगर काम आपके रुके हुए हैं तो वो और ज़्यादा मज़ीद ख़राब होंगे आपकी अपनी इस गलती की वजह से। कोई भी इंसान बग़ैर रूहानी निज़ाम के, रूहानियत के आज के दौर में नहीं चल सकता। आप चाहे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी की बात कर लें, चाहे आप यहाँ पे बात कर लें, हॉलीवुड की बात कर लें या बॉलीवुड की बात कर लें, हर एक ने कोई ना कोई अपना रहबर, कोई ना कोई अपना गाइड पीछे रखा होता है, जो कि उसको गाइड कर रहा होता है उसके लाइफ डिसीजंस में, कि आपको किस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और कौन सा ऐसा अमल जो है वो करना चाहिए जिससे आपके कामों में बूस्ट आए, अल्लाह की मदद आए, नुसरत आए। बॉलीवुड के लोग या हॉलीवुड के लोग वो तो अल्लाह को मानते नहीं है, गॉड को तो मानते हैं, गॉड को तो उनका मानते हैं। अकीदा। अच्छा हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपने कहा बॉलीवुड के लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, हाँ ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी फिल्म रिलीज से पहले वो दरगाह भी जाते हैं, हाँ, चादर चढ़ाने, मन्नत भी सबके मानते अपने हैं, अपने खुदा है ना। मन्नत भी मानते हैं, धागा भी बांधते हैं, ठीक है। और जो उनका बिलीफ सिस्टम होता है, अकीदा जो उनका होता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगा, मैनिफेस्ट कर। मैनिफेस्ट, उनकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये सारा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही लॉ ऑफ चल रहा है कि अट्रैक्शन, ये कोई और भी सोर्स है इनका के? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि इफ़ यू आर थिंकिंग गुड, इफ़ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग के, बिलीविंग एक्चुअली कि ये होगा तो ये होगा। लाइक अगर आप चादर चढ़ाने जा रहे हो और आपका पक्का, आपको ऑलरेडी फीलिंग आ गई है कि ये चादर चढ़ाने से काम होगा, तो होता है, तो उनके तो क्या काम जितने होते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो भी किसी पावर की मदद से ही आगे पावर जा की रहे हैं? मदद से, यस। क्योंकि मैं यही इसी पॉइंट पे आ रहा था। एक फिल्म आई थी टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की, आइज वाइड शट। हम्म। उसमें जो डायरेक्टर थे स्टैनली क्यूब्रिक, उन्होंने ये इल्यूमिनाटी और जो आपकी स्विंगर पार्टीज होती हैं, स्विंगर पार्टी से मुराद कि आप लोग स्वाइप होते हैं और बहुत सारे इस तरह के गलीज और गंदे काम जो हैं वो किए जाते हैं। वो पावर जब मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर सेटन, तो सेटन जो है वो अपने सैटनिक रिचुअल्स करवा के आपको पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब आप गलाजत में पड़ोगे या गंदगी में पड़ोगे, उससे क्या मिलेगा? आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। टॉम क्रूज इतने ज़्यादा स्टंट्स कैसे परफॉर्म कर लेता है खुद ही, कैसे? विदाउट बीइंग इंजर्ड? बिकॉज कैसे? उसने अपना पूरा एक सिस्टम जो है वो रिवाइज किया हुआ है। वो ना वो क्रिस्टियनिटी में मानता है, वो मानता है साइंटोलॉजी में। उसका रिलीजन है साइंटोलॉजी। साइंटोलॉजी क्या है? साइंटोलॉजी इज़ अ वेरी डिफरेंट रिलीजन बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ओके। और वो साइंटिफिक फैक्ट्स वो वाले हैं जो कि ओल्ड बाइबल में दिए हुए थे, और उन्हीं को वो यूटिलाइज करके जितने भी वो रिचुअल्स होते हैं या क्लेंजिंग मेथड होता है उनका उनका डिफरेंट होता है हर। अच्छा, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट फिल्म स्टैनली क्यूब्रिक वाली। फिल्म रिलीज होने से पहले जब उसने एक लार्ज स्केल पे लीड्स को, इल्यूमिनाटी को एक्सपोज कर दिया था, सीक्रेट सोसाइटीज को एक्सपोज कर दिया था डायरेक्टर ने, just before 1 week before releasing of his film, he passed away. The ओह। director passed away. अब बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके ऊपर खड़ी हुई कि ऑब्वियसली उसने एक सिस्टम को जो है वो एक्सपोज किया था और लोगों को उस टाइम पे हजम नहीं हुई ये बात, तो उसने, इल्यूमिनाटी ने या उस पावर ने जो है उसको यहाँ पे सरवाइव नहीं होने दिया। इनकी रियलिटी क्या है? ये इल्यूमिनाटी जो ग्रुप है, ये है क्या ग्रुप? Secret societies, Illuminatis are actually, knowledge seekers. जो जिस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था, जॉर्ज बुश से ये लाइव टेलीविजन में एक सवाल किया गया था। अब खाली इल्यूमिनाटी नहीं है, इल्यूमिनाटी की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिस तरह क्या? स्कल एंड बोन्स सोसाइटी, इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी।
और जब जॉर्ज बुश से इस सोसाइटी के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज़ इट अबाउट, तो he paused for 5 minutes and he kept staring at the host, and he smiled very cunningly, and he said कि it is so secretive that I cannot tell you about it. लेकिन इन सीक्रेट सोसाइटीज में होता क्या है? रिचुअल्स होते हैं आपकी किस टाइप डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, एक सैटन एक कल्ट सोसाइटी का एक सर्वाइवर था, अच्छा। और उसने कहा कि आई हैड टू एस्केप बिकॉज दे वर ईटिंग न्यूबॉर्न बेबीज, like they were dissecting them, eating raw meat. They were normal humans, but they were eating. क्यों? अब क्यों ये कर रहे थे? गलाजत है, नापाकी है, इससे होगा क्या? शैतान खुश होगा, शैतानी काम है ना। शैतान जब खुश होगा तो वो आपको ग्रांट करेगा कि हाँ यार, ये तुमने ये काम किया है, तो इसके बदले में तो मैं तुम्हें फेम दे देता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें शोहरत दे देता हूँ, उसके बदले में तुम्हें पैसा दे देता हूँ। अक्सर जो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी इंसान होता है, उसके जहन में एक सवाल आता है, यार ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको नज़र नहीं लगती, इनके ऊपर जादू नहीं सही होता? बात है। अब वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई अपना बैकअप रखा होता है, कोई ना कोई बंदा पीछे होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन सारी चीज़ों से। शाहरुख खान की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान, अच्छा। स्टार गोल्ड पे। ये अच्छा। डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर चली थी, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। ठीक है। उसमें राइट बिफोर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म अशोका थी आई थिंक, या अशोका। थी, हाँ। और तो उससे वो अपने गुरु से मिलने जा रहा है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहा है। वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आप इस डेट को अपनी फिल्म रिलीज़ करें, आप ये धागा पहने यहाँ पे, इस हाथ में पहने, आप ये वाली पूजा रखवाएं। वो लेकिन दरगाह भी जा शाहरुख रहा खान तो था। मुसलमान नहीं है, वो पूजा क्यों रखवाएगा? यही मेन पॉइंट है कि अगर वो मुसलमान है तो वो पूजा क्यों रखवाएगा? वो पूजा इसलिए रखवाएगा क्योंकि ऑब्वियसली जो उसके वास्तु शास्त्रु या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ऑब्वियसली इंडिया में रह रहा है, अब एक मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर तो वहाँ पे मिल नहीं सकता, इंडियन क्यों नहीं मिल एस्ट्रोलॉजर है। सकता? आई डोंट थिंक सो। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर जो कि किसी सेलिब्रिटी का हो। जितने भी हैं पंडित वगैरह हैं, अब उसकी रीज़न है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सालों से जो है वो चलती आ रही है। आई थिंक 16-17 हज़ार साल पहले की है, एंड इट इज़ वेरी कल्ट, इट इज़ वेरी ओल्ड, इट इज़ वेरी विंटेज। तो जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आप किसी मुसलमान का जायचा बना रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके, या आप किसी और अपने अपने ही मज़हब वाले बंदे का जायचा बना रहे हैं, उसने इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो उसने उसी के हिसाब से किसी पंडित ने या किसी हिंदू एस्ट्रोलॉजर ने रेमेडी निकालनी है। सो दैट इज़ वाई जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो शाहरुख खान को कंसल्टेशन दे रहे थे कि आप ये वाला मतलब इस हाथ में धागा पहने, इस कलर का धागा पहने, या आप इस दिन अपनी फिल्म जो है वो रिलीज़ करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इट हैपेंड। उसका बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड जो है, गोल्डन टाइम शाहरुख खान का चला है, क्योंकि पीछे खाली दरगाह नहीं इस था। सब के पीछे भी काला जादू है। जादू नहीं, सुपर नेचुरल मीन्स जादू इज समथिंग एल्स। जादू वो है जो कंगना रनौत ने अध्यान सुमन के ऊपर करवाया था। ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। अच्छा, बेसिकली अध्यान सुमन शेखर सुमन के बेटे, जो कि बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी रह चुके हैं। अब अभी उन्होंने रिसेंटली एक हीरा मंडी वाली नेटफ्लिक्स सीरीज में एक छोटा सा पार्ट जो है अध्यान सुमन ने प्ले किया। उस टाइम पे जब राज 2 आई थी, उसमें कंगना थी, इमरान हाशमी और अध्यान सुमन, उस टाइम पे बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, और ये वर्ल्ड वाइड इसकी इंफॉर्मेशन जो है, न्यूज़ जो है वो फैली थी कि कंगना वाज एक्चुअली डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन अध्यान, कि इसकी कोई फिल्म्स ना चलें। एंड अकॉर्डिंग टू अध्यान, ये अध्यान की स्टेटमेंट थी ऑन रिकॉर्ड, लाइव उसने इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि शी यूज्ड टू फीड हर इम्प्योर ब्लड। अध्यान सुमन को खाने में मिक्स करके देती थी और वो खा लेते वो थे। खा लेता था। और आज आप देख लो, खुद देख लो, अध्यान सुमन इज नो वे टू बी फाउंड। कोई फिल्म उसकी नहीं चलती। ये बात है 2009 की। ठीक है। कंगना काफ़ी ज़्यादा आगे अवार्ड्स और फिल्म्स वगैरह कर चुकी है और अभी भी कर रही है। इवन जब इसका हृतिक के साथ स्कैंडल आया था, हृतिक ने भी यही ब्लेम किया था कि शी इज़ इनटू ब्लैक मैजिक। और एक शो आता था सलमान खान का सोनी टीवी पे, 10 कदम, उसमें अध्यान सुमन का एक पंडित आया हुआ था,
अध्यान सुमन के साथ, जब राज 2 जो है रिलीज़ होनी थी, तो उसने शो में बातों में उसको हिंदी ज़ुबान में कोई वर्ड बोला था जिसका मीनिंग था डायन। और ये भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो जो है ये चीज़ मौजूद है। तो ब्लैक मैजिक इज समथिंग एल्स, सीकिंग सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन इज समथिंग एल्स फ्रॉम सच थिंग्स। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं। तो ब्लैक मैजिक करने का तरीका क्या है, ये होता कैसे है? अच्छा, ब्लैक मैजिक करने का तरीका, जो आमिल हजरात हैं वो बहुत सारे मीडियम्स यूज़ करते हैं। कभी बालों का इस्तेमाल होता है, कपड़े का इस्तेमाल होता है, उल्लू का खून, ऊंट की हड्डी, और ऊपर से कुछ इस तरह की आयतें होती हैं जिनको उल्टा पढ़ा जाता है, और तावीज़ात बनाए जाते हैं, कुछ नक्श इस तरह के बनाए जाते हैं जिनकी तासीर होती है। तासीर से मुराद कि उनके पीछे एंटिटीज़ जो हैं वो काम कर रही होती हैं। और आपने सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली अक्सर पिक्चर्स देखी होंगी, कभी किसी का पुतला मिल गया, उसके इर्द गिर्द वो ताला लगाया होता है, और तस्वीरें मिलती हैं जिनकी बिल्कुल। शक्लों पे क्रॉस लगाया होता है। तो ये एक फॉर्म ऑफ सिहर है। आप किसी के घर में जाके पानी छिड़कते हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ सिहर है। अब इसके ऊपर कुछ कलामात पढ़े जाते हैं। एक बहुत बड़ा लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी असर करता है, और लोग कहते हैं कि काले का जो तोड़ है वो काले से ही होता है। नहीं, काले का तोड़ कभी भी काले से नहीं होता। जिसने ब्लैक मैजिक या इस तरह की सुपरनैचुरल मीन्स इस्तेमाल किए, वो तो इस्लाम से वैसे ही खारिज हो गया ना। हाँ। उसकी तो जहन्नुम, वो तो जहन्नुमी है, वो तो पक्का है, वो उसने तो शिर्क किया बहुत बड़ा। Exactly. अब अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बीइंग अ मोमिन या बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप ब्लैक मैजिक ही यूज़ कर रहे हो, तो आप भी तो वही कर रहे हो। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास नूरानी कलामात होते हैं अल्लाह ताला के, कुछ अमाल होते हैं जिसमें हांडी का अमल होता है, अगरबत्तियाँ होती हैं, चिराग का अमल होता है, जिसमें आपको नक्श दिए जाते हैं जिस्म पे मल के जलाने के लिए। ऑब्वियसली जिस्म पे भी असरात होते हैं। ऐसे ही। और मेडिकली आपने नोट किया होगा कि मेडिकली कुछ चीज़ें जो हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल आपकी तबीयत सख्त ख़राब है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट क्लियर Clear आ eye. रही है, तो इसका मतलब है कि भाई आपके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया है। अब उस चीज़ का तोड़ जो है, लोग डेस्परेट होते हैं कि यार इस चीज़ का तोड़ मिले। आपको अगर कोई बीमारी होती है तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको डायग्नोस करेगा कि आपको किस चीज़ की बीमारी है। अब आपकी बीमारी के हिसाब से वो आपको मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब करके देगा। ऐसे ही है, रूहानी डॉक्टर भी इसी तरह का ही होता है। जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो और अपना मसला जाके उससे बताते हो, डिस्कस करते हो कि मेरे साथ ये मसला है, वो आपको रूहानी तौर पे चेक करेगा, देखेगा कि आपके लिए कौन से कलामात आ रहे हैं, अमल कौन सा आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, इससे बचना कैसे चाहिए। जादू जो है वो, उसको जिस तरह एक बड़ा पत्थर होता है ना, पानी के बहुत हल्के हल्के ड्रॉप्स उस पत्थर के ऊपर जो है वो पड़े होते हैं। बिल्कुल। एक टाइम आता है वो पत्थर जो है वो टूट जाता है, फट जाता है। जादू भी इसी तरह ही है। जादू, जो पानी गिर रहा होता है ना, वो अल्लाह ताला का कलाम होता है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, फिर आपको बहुत सारे टाइम अटैक्स, लगता है सबसे टाइम निकलने के लगता लिए। है। एग्जैक्टली। काला इल्म बहुत जल्दी फैलता है, इंस्टेंटली उसका असर होता है, लेकिन उसकी काट नूरानी इल्म से ही पॉसिबल है। नूरानी इल्म के अलावा अगर आप किसी और मीन्स के ऊपर जाओगे या किसी और दरवाजे को यूज़ करोगे, आप भी वही शिर्क कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो अब तो खैर आपके कुछ इस तरह के लॉज आ गए हैं कि जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो दे आर बीइंग अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया अच्छा। जा रहा है। इस तरह के लॉज आए हैं पाकिस्तान में। कराची में आप हर दीवार पे लिखा हुआ देखेंगे, बंगाली बाबा, महबूब आपके कदमों में, और ये वो वगैरह। तो इतना आसान नहीं होता। अभी आप बता रहे थे कि दीवार के ऊपर लिखा हुआ आता है महबूब आपके कदमों में, तो काला जादू में सच में ऐसे होता है? बिल्कुल होता है। मैंने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं कि जहाँ पर लड़की जो है वो लड़के को मुंह तक नहीं लगा रही होती, और ज़मीन आसमान, मतलब जिसे कहते हैं पंजाबी में एट कुत्ते दा वैर होता है, तो वो जब एकदम से एक सडन शिफ्ट आता है, तो बाद में जब देखते हैं, जब उसकी तशखीस करते हैं, तो वो पता लगता है कि ओहो ये तो अमल हुआ है इसके ऊपर। अगर ये काम को बुरे
मीन्स के अंदर इफेक्ट कर सकता है, तो ये काम को अच्छी मीनिंग में भी इफेक्ट करता होगा। आमिल हजरात ये बिल्कुल करते हैं, तो ये चीज़ कौन करते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आपको उनके बारे में पता हो कि ये लोग काला जादू यूज करके आगे गए हैं? कोई एक लोग नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अच्छा। जिसमें आपकी सबसे पहले जो मैंने नाम लिया, आप सेलिब्रिटीज़ का पूछ रही हैं ना। हाँ। बॉलीवुड के कंगना है, फिर उसके बाद आपने देखा होगा सलमान खान जो है वो ब्रेसलेट पहनते हैं, आई थिंक इट्स हाँ। फिरोज़ा स्टोन लगा होता है। हम्म। अब फिरोज़ा जो है उसकी एक क्वालिटी है उस जेम स्टोन की, टर्कोइज की, ईवल आई रिपेल करता है। अच्छा। अब सलमान खान इज़ अ मेगा स्टार, बिल्कुल। उसको क्या ज़रूरत है पहनने की? ऑब्वियसली उसको भी ज़रूरत है, उसको भी पता है कि जितना जादू आपकी फ़ैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है, आई थिंक उतना कहीं भी नहीं होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। एक वीडियो मेक्सिकन मॉडल की आज से महीना 2 महीना पहले वायरल हुई थी। हम्म। तो शी वॉज स्पीकिंग इन हर मदर टंग कि दे आर ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, और वो जो पपराजी से वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, उसकी इमेजेस क्लिक कर रहे थे, एंड दैट मॉडल नाउ इज़ नो वे टू बी फाउंड। उसकी प्रोफाइल डिलीट हो गई है सोशल मीडिया से। बहुत फेमस मॉडल है, मैक्सिकन, ब्राज़ील या मैक्सिकन वाली साइड पे, हम्म। मैक्सिको वाली साइड पे। तो दैट मॉडल वाज नो वे टू बी फाउंड। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग हैं, वो तरह तरह के मीन्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो हैं वो नूरानी तरीके से भी कामयाबी हासिल करते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक के थ्रू भी चीज़ें हम्म। वगैरह जो हैं वो आगे लेकर आते हैं। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी बुरारी डेथ्स, डॉक्यूमेंट्री थी वो। डॉक्यूमेंट्री, या तो उसके अंदर 11 लोगों ने, पूरी फैमिली थी, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो वो क्या था? अच्छा, आपने अगर वो, या किसी ने भी अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो उसमें एक चीज़ बहुत अजीब थी कि जो ललित नाम था हाँ। एंटागनिस्ट का, तो वो डायरी पे कुछ लिखा करता था, हाँ। और वो आके घर वालों को बताता था कि आज पिताजी कह रहे हैं कि ये करो तो ये काम हो जाएगा, और सरप्राइजिंगली वो काम हो भी रहे थे उनके। एग्जैक्टली। ठीक है, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि काम अगर हो रहे थे तो कैसे हो रहे थे, क्योंकि अगर वो पागल था या उसका कोई दिमागी मसला था, तो फिर काम किस तरह वो जो लिखवा रहा था वो कैसे हो रहे थे। उसके बाद जब उसने आखिरी चीज़ डायरी पे लिखी कि अब पिताजी कह रहे हैं कि हमें अपने आप को मार के दोबारा जिंदा वापस होना। आना है, ताकि इमोर्टैलिटी जो है वो हमें मिले या हासिल हो। अब वो चीज़ बहुत अलार्मिंग थी। अब ये चीज़ उससे कौन करवा रहा था? शैतानी ताकतें। शैतान ही होगा ना जो कहेगा कि हाँ यार अपने आप को मार दो। खुदा तो कभी नहीं ये कहेगा। ये सही है, बिल्कुल। डायरी पे लिख के पहले काम होना, पहले शैतान ने उनकी फैमिली को कन्विंस किया कि हाँ काम है वाकई। ललित और वो पिताजी की जो है वो गुफ्तगू चलती है। उस फैमिली का ललित के ऊपर यकीन बन गया, पूरा पुख्ता इत्तेकाद बन गया। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि हाँ भी अब अपने आप को लटकाना है, ताकि बाबूजी कह रहे हैं कि इमोर्टैलिटी जो है वो अचीव करनी है। दैट इज़ समथिंग वेरी स्टूपिड। एग्जैक्टली। कोई भी एजुकेटेड फैमिली हो या बंदा हो, वो हिल जाता है इस चीज़ से। नो मैटर आप कितने ही एजुकेटेड क्यों नहीं हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कुछ होता हुआ दिखता है थ्रू सुपर नेचुरल मीन्स, आप हिलते ज़रूर हो एक ना एक दफ़ा कि यार ये अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, ये यार ये कैसे हो गया। तो जो भी ललित उस टाइम पे अपनी फैमिली को करने के लिए कह रहा था, तो दैट वाज समथिंग नॉट नॉर्मल, दैट इसकी वाज रियलिटी एबनॉर्मल। एक्सपोज हुई कि इसके पीछे वजह क्या थी? नहीं, नो वन डेयर्ड टू यू नो गेट टू द फैक्ट या गेट टू दैट डेप्थ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस यही आपको हुआ। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन होगी? नहीं, मेरे सामने तो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स में तो उन्होंने फैक्ट्स बताए थे, थे। हाँ, जो फैक्ट्स थे और जो मेरी अपनी रिसर्च थी, ललित एक्चुअली हैड एन एक्सीडेंट। पहले उसकी शॉप जल गई थी, और जब वो शॉप जलने के बाद जब वो कोमा में रहा और वो वापस आया, तब से ही स्टार्टेड रिएक्टिंग वेरी ऑड। तो पहला क्लू ये था कि समथिंग हैड हैपेंड, कुछ ना कुछ उसने देखा है। साइकोलॉजिकल इशू या था। और जब दूसरा ये था कि अगर वो डायरी पे लिख के अपनी फैमिली को लेकर आके और वो बता रहा है कि ये कर लो ये काम हो जाएगा, और काम हो रहे हैं, तो इसके पीछे ताकत कौन सी है? जाहिर बात है ताकत। तो जादू भी इस्तेमाल हो रहा है। एग्जैक्टली।
ताकत कोई वो वाली तो नहीं होगी ना जो आपको एंड पे मौत के घाट ही उतार दे। हाँ। ताकत तो दूसरी फिर इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है। बहुत सारे जो इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन सब का भी यही वो ओपिनियन है और था उस टाइम पे भी, कि अगर काम हो रहे हैं तो ये फिर कौन कर रहा है काम, इनको धोखे में कौन रख रहा है, शैतान, शैतानी चीज़ें। और इंडिया में तो जितना जादू होता है ना, आपकी वो एक कुंभ मेला, वो जो इंडिया का सबसे बड़ा मेला होता है, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये मुकेश अंबानी वगैरह सारे गए होते हैं। तो उधर क्या होता है? रिचुअल्स होते हैं वो, किस आप टाइप? गंगा में नहाते हो, अपने अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन आप अपने पाप वगैरह धोते हो, क्लेंस करते हो। तो उसमें थोड़ी देर बाद ही वो एक बंदा बैठा होता है स्कल लेके, अच्छा। तो वो लाइव वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही होती है, रिचुअल्स वगैरह सारे लाइव हो रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो स्कल से करते क्या है? जादू, स्कल जादू में अभी यूज़ तो होता है। पाप धोए थे, फिर से जादू करने लगे? कुछ लोग, मतलब कुछ इस तरह के सेक्शंस होते हैं वहाँ पे जो वहाँ पे लोग जाके करवाते हैं। औलाद नहीं हो रही, वो कुछ उसका उनको हल दिया जाता है, या शादी का मसला है उसका भी उनका हल दिया जाता है। तो कुंभ मेले में भी जादू होता है। ये सारे, एक मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जिसमें शाहिद अफरीदी ने काफ़ी अच्छा खेला था, एशिया कप बैक इन 2014। अच्छा। आपके स्पोर्ट्स कैमरामैन ने स्टेडियम के जब क्राउड के शॉट्स होते हैं तो उसमें एक बाबे की तरफ वो लेके गए हैं कैमरा, और बाबा कुछ पढ़ रहा है और उसने ना एक थ्रेड पकड़ी हुई है। अच्छा। तो थ्रेड को जब उसने ऐसे करके मारा ना, आपने देखा होगा ठीक 3-4 गेंदों के बाद शाहिद अफरीदी इंजर्ड हो गया, कमर उसकी पकड़ी गई। ओ, अब ये, इस सब के पीछे भी शैतानी एनर्जी है। यस, बांग्लादेश के साथ हो रहा था ना, बंगाली जादू होता है, करते हैं। इवन के इंडियंस, आपने किस दिन मैच रखना है, किस दिन मैच खेलना है, और टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये पहले एडवाइसेस उनके पंडितों से ली जाती हैं। तो उनके पंडितों के पास एडवाइसेस कहाँ से आती हैं? जिधर से बाकी सारी वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी का नाम या उनकी डेट ऑफ बर्थ और माँ का नाम जब आप सारी डिटेल एंटर करते हो, तो एक पूरा का पूरा खुलासा जो है वो सामने आता है कि इसको क्या चीज़ सूट करेगी, जेमस्टोन कौन सा सूट करेगा इसके स्टार के हिसाब से या प्लैनेट के हिसाब से। आज तक मेरे ख्याल से श्रीदेवी की भी जो डेथ है वो मिस्टीरियस रही है। हाँ, इट हैज़ बीन वेरी मिस्टीरियस, और इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट कि वो स्लिप हो गई या बाथ टब में नहीं उठ सकी, शी वॉज ड्रंक, इतना भी नहीं होता। तो किसी को नहीं पता कि उसके पीछे क्या हकीकत आपने है। इस पे रिसर्च किया? परवीन बाबी की डेथ के ऊपर की है। क्या हुआ परवीन था? बाबी जो कि कहते थे कि स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गई हाँ। थी, तो उनको चीज़ें वगैरह नज़र आती थी और वो अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। अब एक एक्ट्रेस है अपने टाइम की बेहतरीन, लाइक पीक पे। सुपर फेमस, पीक पे, एकदम से डाउनफॉल आ जाए, एकदम से डाउनफॉल अगर आ जाए तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जादू। तो क्या ये जो काला जादू है इससे लोगों की डेथ भी हो सकती है? यस, आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि अक्सर लोग बिल्कुल हेल्दी और कोई बीमारी नहीं होती उनको, अचानक से उनको पेट का दर्द या सीने का दर्द स्टार्ट होता है, पता लगता है लो जी कैंसर है। अच्छा। भाई, सब आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री में या जेनेटिक्स में ये चीज़ें हैं ही नहीं, हाँ। तो अचानक से किस तरह कैंसर आ गया, या अचानक से हार्ट का इशू किस तरह बन गया? आप तो हेल्दी हो, आप तो, आपकी डाइट भी ठीक है, आप वॉक भी करते हो, जॉगिंग भी करते हो, जिम भी जाते हो, फिर भी आपका हार्ट का इशू बन गया। आप स्मोकिंग भी नहीं करते। आपने खुद कभी ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द एक्सपीरियंस देखा है? बहुत सारे देखे हैं। मेरा मेरा एक दोस्त था, उसके अब्बू, ही वाज ऑल हेल्दी, हैप्पी। अच्छा। अचानक से माय फ्रेंड स्टार्टेड बिहेविंग वेरी कोल्ड टुवर्ड्स अच्छा। मी एंड टुवर्ड्स एवरीवन। मैंने उससे 2-3 दफ़ा पूछा, मैं कहा क्या सीन है, क्या हुआ, क्या है? कहता कुछ नहीं, आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ, मैंने फैमिली को टाइम देना है। बाद में पता लगा कि अंकल को कैंसर डायग्नोज हो गया था, स्टमक ओ, कैंसर, आउट ऑफ नोवेयर। डाइट भी उनकी ठीक, हर चीज़ ठीक, तो रिकवरी के भी चांसेस नहीं है? डेथ हो गई। बाद में जब उन्होंने पता करवाया तो कुछ चीज़ें इस तरह की खिलाई पिलाई थी जिसकी बेसिस पे वो जादू, और वो कैंसर सेल्स वगैरह जो हैं वो जादू से बने, और लोगों के इश्यूज इस तरह के होते हैं, बीमारियां डाली जाती हैं।
वैसे इंडिया के अंदर सुनने में आता है ना अमावस की रात, ये अमावस की रात क्या है और इस पे क्या अदाकार करते होंगे? अमावस इज आई गेस फुल मून हाँ, फुल में मून। जो ऑब्वियसली कुछ इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं जो कि किस तरह का? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और अमावस की रात जो है जिसमें चांद की रोशनी और चांद बहुत क्लियर होता है, और ऑब्वियसली मून से जितनी ये सुपरनैचुरल एंटिटीज़ वगैरह अटैच होती हैं, तो वो जब अमावस की रात को कुछ इस तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं तो उनको मिलती हैं पावर्स, हम्म। ताकत मिलती है इस तरह की चीज़ों को। फुल मून है, फुल मून का मतलब है कि लाइट पूरी आ रही है नीचे, कोई आगे वो डस्ट नहीं है या बिल्कुल। क्लाउड्स नहीं है। हम्म। तब हो क्या रहा है कि जब वो अमावस की रात को जब इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसका जो अफेक्ट होता है फुल मून का, वो काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो डाल देता है उन चीज़ों में। तो इससे लिए जो है वो चीज़ें अमावस की रात या इस तरह के स्पेसिफिक जो डेज होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये जो सुपर नेचुरल चीजें हैं, हम्म इनका पीक टाइम क्या है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर किस टाइम पे होती हैं? रात के 3 बजे, 3 AM, अगर आपकी आंख खुले उस टाइम पे। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर थके भी हो ना, हम्म। आपकी ठीक 3 बजे आंख खुल जाती है। हम्म। तो उस टाइम पे ये जो आपका कहते हैं, ये आपका ये जो डायमेंशन होती है, दूसरी हम्म। डायमेंशन, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पीक पे आई होती हैं, उनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जितने भी जादू करने वाले हजरात हैं जो आमिल हैं, वो तीन तीन का अदद, तीन इज लिंक्ड विद जुपिटर। तो अच्छा। जुपिटर की जो एनर्जी होती है वो उसको यूज़ करके कुछ इस तरह के अमाल होते हैं जो करते हैं उस टाइम पे। और करने के बाद जब वो पीक टाइम आपका स्टार्ट होता है तो अक्सर लोगों की आंख फिर उस टाइम पे खुल जाती है। इसको कहते हैं द डेविल्स आर, या हम्म। इसको द विच क्राफ्ट वाला आर भी कहा जाता है इसको। हम्म। उस टाइम पे प्रैक्टिसेस और चीज़ों की आमद आना जाना वो काफ़ी ज़्यादा लगा होता है। तो ये 3 बजे से लेके कब तक चलता है? फजर से पहले तक फजर के बाद घंटे का सभी होता सो है, जाए? घंटे का ये विचिंग आवर होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है। साइंटिफिकली ऐसे कोई गैजेट्स हैं जिनसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकें? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैंने यूज़ भी किए हैं। इसमें से एक ईएमएफ मीटर होता है आपका, जो हम्म। कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को कैप्चर करता है। अब एक जगह पे बिजली ही नहीं है, हम्म। आप उस मीटर को अगर लेकर जा रहे हो तो वो मीटर बीप क्यों कर रहा है जबकि यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। हम्म। उसको असूलन तो साइंटिफिकली इलेक्ट्रिक वेव्स कैप्चर करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं वो कर रहा। इसका मतलब है कि जो एंटिटी होती है उसकी कोई ना कोई एक ऑरा होता है, उसकी कोई ना कोई एक वेव होती है जो वो अपना होने का एहसास दिलाती है, और हम्म। इसलिए मीटर जो है ईएमएफ मीटर ये बीप करता है। और रीडिंग कभी बहुत ज़्यादा जाती है, अगर बहुत ज़्यादा जाए तो इसका मतलब है कि वो चीज़ बहुत करीब आपके खड़ी हुई है। अच्छा। अगर टक आ रही है तो इसका मतलब है जिधर से आप गुजरे हो तो वो चीज़ वहाँ से गुजरी। गुजर रही है। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह की डिवाइसेस होती हैं। आजकल लोगों ने वो स्पिरिट बॉक्स निकाला हुआ है कि उसमें आप हम्म। स्पिरिट्स को बुला के बात कर रहे होते हैं ऑडिबली, और हाँ, वो ऑडिबली वो ओइजा बोर्ड भी तो मैंने देखा है कुछ। ईजा बोर्ड इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा। वो आपको धोखा देता है। क्या? वो अगर आप 3 किस्म की फॉर्म्स होती हैं, एक इन्फेस्टेशन, हम्म। फेस्टेशन और फिर मैनिफेस्टेशन। हम्म। इन्फेस्टेशन इज़ कि आप किसी को अपने घर में बुला रहे हो, हम्म। चाहे वो ईजा बोर्ड यूज़ कर रहे हो, टैरो कार्ड्स यूज़ कर रहे हो, हम्म। आप उस मखलूक को दावत दे रहे हो। अब ईजा बोर्ड से क्या होता है, चीज़ आ तो गई है, भेजना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा और मसला वो है। वहीं पे वहीं पे रुकेगी? रुकी हुई है। अब वो आपको डराएगी, धमकाएगी, इसलिए ईजा बोर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ईजा बोर्ड इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। हम्म। फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती है, घर में आवाज़ें आना, गंदी स्मेल आना, गोश्त के जलने की या किसी चीज़ की मरी हुई एकदम से स्मेल आ जाना, पानी का छिड़काव आपके ऊपर अक्सर होता है, खून के छींटे दीवारों पे आना। हाँ। ठीक है, फिर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है, किसी चीज़ का एहसास होना, कोई अगर हम्म। खड़ा हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो मैंने सुना है कि अगर आप 7 समंदर क्रॉस कर लो तो हम्म इन चीज़ों का असर टूट जाता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप यहाँ पे, अगर आप अमेरिका में बैठे हो, आपकी तबीयत ख़राब है, पता लगता है, अगर आप पता करवाते हो, पता लगता है लो जी किसी ने इधर पाकिस्तान में बैठ के कोई ना कोई जादू करवाया, अब उसका हल क्या है?
इस तरह नहीं होता। अगर आप 7 समंदर भी चले जाओ तो चीज़ें इट इज़ जस्ट लाइक अ बबल गम। जूते के साथ जब बबल गम चिपक जाए ना, आप जहाँ पे मर्जी जाते जाओगे वो साथ साथ होगी। मैंने तो सुना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने भी बड़ा काला जादू किया है। अगेन इंडिया, बॉलीवुड कौन नहीं करता। नरगिस फ़ाखरी को, बहुत फेमस एक केस था उनका, नरगिस फ़ाखरी का क्या? इंसिडेंट ये कि उनको जिस घर में वो शिफ्ट हुई थी, हम्म। उनको वो बेचना पड़ गया था। क्यों? उनके ख्वाब में मरे हुए मुर्दे आते थे और उनको डर लगता था। तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था। यस, अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने अपना बॉम्बे वाला घर लिया, अपार्टमेंट रेंट पे लिया, तो अच्छा। उनको उनके ख्वाब में उस अपार्टमेंट में मुर्दे आते थे, अच्छा। नज़र आते थे उनको। तो शी यूज्ड टू फील वेरी डिससेटिस्फाइड वाइल स्टेइंग देयर। और वही वाली बात, 3 बजे उनकी आंख खुल जाती थी, फिर डर लगता था उनको और उनको नींद नहीं आती थी, तो शी हैड टू लीव बॉलीवुड फॉर क्वाइट अ वाइल। जब उन्होंने ये चीज़ ओपनली डिस्कस की तो उनको बाहर जाना पड़ा, इंडिया से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने अपार्टमेंट चेंज नहीं किया, उन्होंने 2 अपार्टमेंट चेंज किए, लेकिन इशू वहीं का वही था। फिर कभी वो परिंदे मरे हुए मिलना उनकी बालकनी में, जहाँ पे असर होता है, जो जगह असेब ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस तरह के जानवर मरे हुए मिलते हैं। जो काला जादू है हम्म। उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो किस्म है वो कौन सी है? यहूदियों का जादू सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ना बंगाल का जादू, ना इंडिया का जादू, जो क्रिश्चियंस का जादू है, दैट इज़ समथिंग टू लेकिन बी वो अफ्रेड ऑफ। किस टाइप का जादू करते हैं? वो लाइक आप अभी देख रही होंगी कि ये जो आपके इधर फ़लस्तीन में ये जितनी भी कत्लो गारत हो रही है, हम्म। तो वो ब्लड शेड जितना भी है वो किसको जा रहा है सारा? किसको जा रहा है? ये सोवेनियर है सेटन को, दजाल के आने का, ये सारा का सारा सिस्टम जो है, शैतानी निज़ाम, ये सारा बनाया जा रहा है। ये सैक्रिफाइस है ना ये बहुत बड़ा। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं उनके, लाइक बहुत सारे इस तरह की डेविल एंटिटीज़ हैं उनके पास, क्रिश्चियंस के पास, जो कि सारी की सारी चीज़ों को वो सर्व कर रहे होते हैं। हम्म। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जादू उनका है। तो हमारे सुनने में आया था कि सोनाक्षी सिन्हा भी बहुत ज्यादा काला जादू इस्तेमाल करती हैं, उनकी क्या कहानी है? अगेन बॉलीवुड कौन नहीं करता, सब करते हैं। हम्म। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान का अफेयर, आप बहुत बड़ा फेमस इंसिडेंट है, ये अफेयर था, बहुत कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन गौरी खान हैड टू इंटरवीन, शी हैड टू स्टॉप शाहरुख फ्रॉम वर्किंग विद पीसी। हम्म। तो पीसी को फिर बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। उसने क्या कुछ नहीं किया होगा प्रियंका ने शाहरुख खान को हासिल करने के लिए, लेकिन नहीं। दुनिया को कंट्रोल करने वाली हम्म। सबसे रिचेस्ट फैमिली कौन सी है? रॉथस्चाइल्ड, बैंकिंग सिस्टम उन्होंने सारा डिवाइस किया हुआ है। बैंक, आपके ये वर्ल्ड बैंक्स और ये सारी ये जो वॉरफेयर्स होती हैं, जो जंगें होती हैं, इसमें जितना भी सारा प्रॉफिट आ रहा होता है वो सारा रॉथस्चाइल्ड को जा रहा होता है। ठीक है, जनरेशनल वेल्थ थी इनकी कि यस, इन्होंने भी यस, कोई? जनरेशनल वेल्थ थी। फिर ऑब्वियसली इनके भी कुछ इस तरह के कॉन्स्पिरेसीज हैं जिनमें इन्होंने बताया हुआ है कि या कुछ इस तरह के सैटेनिक बेनिफिट्स वगैरह इन्होंने लिए हैं और अभी तक जिंदा हैं। अच्छा। इमॉर्टल है ना। तो इनका कभी कोई डाउनफॉल नहीं आया? नहीं, कभी भी नहीं आया। लेकिन इफेक्ट तो होना चाहिए था ना। नहीं हुआ, क्यों होगा? क्योंकि शैतानी ताकतें हैं ना, शैतानी ताकतें साथ हैं उनके। मैंने सुना है कि जो घर 40 दिन के लिए बंद हो वहां पे भी जो शैतान वगैरह हैं या जो भी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होती है वो अपना बसेरा कर लेते हैं, जहाँ पे लाइट ना जाए, रोशनी ना जाए। तो इसका क्या वो है होता है, कहानी? जो खाली जगह होती है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रह रहा होता। आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ों पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बहुत ज्यादा। वजह, वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता। सैफुल मलूक, वहाँ पर भी आपको रात को स्टे नहीं करने दिया जाता अच्छा, वैसे कैंपिंग के मैंने तो लिए। सुना है कि लोग रहते हैं। नीचे वाले साइड पे रहते होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जब फुल मून हो या इस तरह की जब चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह इस तरह की हो रही हो तो वहाँ पे स्टे नहीं करने दिया जाता। रायकोट वाली साइड पे, चलास वाली साइड पे, इवन के फेरी मेडोज़ वाली साइड पे वहाँ पर चीज़ें ये ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो कम है। हम्म। अब जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी वहाँ पर ऑब्वियसली इन चीज़ों को घर बसाने का एक मौका मिलेगा। जब घर बसाया जाएगा, वो वहाँ पर ऑब्वियसली उनकी उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं चीज़ों की, तो उनकी फैमिलीज़ को जब कोई आके कट करेगा या कोई आके इंटरसेप्ट करेगा, कोई ह्यूमन आके, वो फिर तंग करेंगे इस तरह की चीज़ों को। हम्म। डीएचए में इस तरह के बड़े घर हैं,
एक बड़ा फेमस था कलमा घर, वो काफ़ी सुना हुआ है उसके बारे में कि इधर चीज़ें रहती हैं। और डीएच लाहौर। डीएचए लाहौर और कराची की वो कारसाज वाली वो कहानी बड़ी मशहूर है हाँ। कि वहाँ पर कोई चुड़ैल जो है वो होती है। और एक और है समंदर के क्लिफ्टन बीच पे काफ़ी इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों के साथ चीज़ें आती हैं, देखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अपना वजूद जो है वो ज़ाहिर करती हैं उन जगहों पे जहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो। लेकिन अगर कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन है और घर बंद है 40 दिन या ज़्यादा से, तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें पाई आती जाती हैं, हैं? आती हैं, बिल्कुल आती हैं। इसलिए जब कोई फैमिली शिफ्ट होती है किसी बने बनाए घर में जो कि 3 से 4 साल से बंद है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे पहले आके कुरान पाक की तिलावत करवाई जाती है, ताकि कोई भी अगर इस तरह की चीज़ है वो यहाँ से चले जाए, भागे यहाँ से। सूरा बकरा उसकी तिलावत लगाई जाती है घर में, और कुरान खानी कराई जाती है घर में एंटर होके। क्यों करवाई जाती है? ताकि कोई अगर इस तरह का असर है तो वो अल्लाह अल्लाह का पाक कलाम सुन के वो बाहर निकल जाए। जो इंसान है वो शैतानी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि जानवर जो हैं वो देख भी सकते हैं। तो इसमें कितनी रियलिटी है? इसमें बिल्कुल रियलिटी है, इस तरह होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि स्ट्रे डॉग्स बिला वजह किसी घर की तरफ देखकर भौंक रहे होंगे, या बिल्लियाँ जो हैं वो मुसीबत कहते हैं कि अपने ऊपर ले लेती हैं, हाँ। कैट्स वगैरह, और वो अक्सर मर भी जाती हैं कि असर इतना ज़्यादा होता है, वो अपने ऊपर तारी कर लेती हैं असर को। तो इसमें हकीकत है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनकी देखने की फ्रीक्वेंसी है, जो उनका कलर स्पेक्ट्रम है, वो उन ऑरास को भी पिक करता है जो कि एक नेकेड आई से, ह्यूमन नेकेड आई से वो ऑरा देखा नहीं जा सकता। ये सिर्फ वो बंदा देख सकता है जिसकी तीसरी आंख खुली हो, थर्ड आई। थर्ड आई कहते हैं कि आप इवेंचुअली अपनी नेकेड आई से किसी चीज़ को देख सकते हो, किसी चीज़ से इंटरैक्ट कर सकते हो। ये भी अल्लाह ताला ने किसी किसी को एक गिफ्ट दिया होता है, बख्शा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि इन सारी चीज़ों से बचने का क्या बेहतर तरीका है? सबसे पहले आप अगर ख़ुद से कोई वज़ीफ़ा करते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करें कि इस एक्टिविटी को आप ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन-सा वज़ीफ़ा सूट करेगा, आपके लिए कौन-सी रेमेडी जो है स्पिरिचुअल रेमेडी सूट करेगी। आपको कोई ना कोई एक रूहानी रहबर की ज़रूरत होती है, तो आप उसको ज़रूर ढूँढें, और वही आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको सूरा इखलास पढ़नी चाहिए, फलक नास पढ़नी चाहिए, या आयतल कुर्सी का विर्द करना चाहिए, जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर करे। खुद से कभी भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स आपको इस तरह के नहीं करने चाहिए। अगर आप में से किसी का कोई ना कोई इस तरह का मसला है, तो काइंडली आप कोई किसी ऐसे बंदे को ढूंढें जो कि इस मसले की तशख़ीस भी कर सके और आपको इस मसले से निकाल भी सके। थैंक यू सो मच इरज फॉर योर टाइम। और आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है ये हमारी ऑडियंस को ब्लैक मैजिक और बाकी सारी उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू फॉर कमिंग। यू वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगले पॉडकास्ट में क्या देखना पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।